नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। रसोई गैस पर चुनावी दाव, बीजेपी ने 450 की बात कही तो गहलोत भी पीछे नहीं हटे, कहा हम सिलेंडर 400 रुपए में देंगे। केकड़ी में प्रियंका गांधी भरेगी चुनावी हुंकार, रंधावा और पायलट भी होंगे साथ, बीजेपी को घेरने का बनाया प्लान। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में खुली हमास की पोल, बना रखी थी 55 मीटर लंबी सुरंग, इजराइल ने शेयर किया वीडियो। गाजा युद्ध पर मुस्लिम देशों का सगा बनने की कोशिश में लगा चीन, इजराइल के खिलाफ खुलकर आया सऊदी अरब। 8 दिन बाद भी बम्पर कमाई से पीछे रही टाइगर 3, 3 तिगाड़ा ने बिगाड़ा वाईआरएफ का खेल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चुनावी दावों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच गैस सिलेंडर के मुद्दे पर होड़ मची हुई है। बीजेपी ने सिलेंडर 450 रुपए में देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर दिया है। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर भाषण करते हुए निशाना भी साधा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस में गैस सिलेंडर के चुनावी दावे को लेकर होड़ मची हुई है, जहां एक और बीजेपी ने अपनी सरकार आने के बाद 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है, वही इसके जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि यदि उनकी सरकार रिपीट हुई तो लोगों को 400 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के चुनावी दावों को लेकर सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा झुंझुनू जिले में चुनावी सभा के दौरान की है। बीजेपी की ओर से 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात पर झुंझुनू जिले के नवलगढ़ और खेतड़ी जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि उनकी सरकार रिपीट हुई तो 400 रुपए में लोगों को सिलेंडर दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने सिलेंडर देने को लेकर 500 रुपए से शुरुआत की थी। गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि तुम तो वोट मांग रहे हो, लेकिन 25 लाख रुपए का बीमा कब करोगे, कब ओपीएस लागू करोगे, इसका मैनिफेस्टो में तो कोई उल्लेख नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह लोग धार्मिक बातें कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मेरे परिवार और जादूगरी के बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं। इन्हें हमारी योजनाओं और कानून में कमियां निकालनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये तो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे। राजस्थान के केकड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेगी। प्रियंका गांधी अपने भाषण से रघु शर्मा के पक्ष में वोट मांगेगी। सभा में प्रियंका के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट भी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ रघु शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वह जातिवाद के मुद्दों को उठाकर लोगों को बांटना चाहती है। राजस्थान की हॉट सीट केकड़ी में आज सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी अपने भाषण के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा के पक्ष में वोट मांगेगी। प्रियंका के साथ राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी हिस्सा लेंगे। इसको लेकर केकड़ी के कांग्रेसी प्रत्याशी रघु शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। कांग्रेसी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने अभियान की पहली शुरुआत केकड़ी विधानसभा से करेगी। इस दौरान आज सुबह वो केकड़ी के पटेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेगी। इसके लिए कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की सभा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से केकड़ी पहुंचेगी। उनके साथ रंधावा और पायलट भी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस सरकार की आलोचना कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में शानदार योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत दी है। ऐसे में इस बार कांग्रेस अपने विकास कार्यों की बुनियाद पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी जातिवाद के मुद्दों को उठाकर लोगों को बांटना चाहती है। केकड़ी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम रघु शर्मा के सामने चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी गौतम के पक्ष में बीते दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा की। इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों को
लेकर रघु शर्मा को जमकर घेरा। उन्होंने लोगों से कहा था कि भ्रष्टाचारी नेता की जमानत जब्त तो होनी चाहिए। उधर रघु शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो केवल लोगों को मुद्दे से भटकाकर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अल-शिफा गाजा का सबसे बड़ा और सुविधा संपन्न अस्पताल है। बीते मंगलवार की रात को इजरायली सेना इस अस्पताल में घुस आई थी। इसके बाद से अस्पताल परिसर इजरायल की सेना के कब्जे में है और वह लगातार यहां तलाशी अभियान चला रही है। आईडीएफ अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने की बात कह रही है। उसने कई ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिनमें अस्पताल के अंदर हमास आतंकियों की पनाहगाह और उनके हथियार रखे दिख रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को गाजा के अस्पताल अल-शिफा में चल रहे अपने सैन्य अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ ने अल-शिफा अस्पताल परिसर में हमास की 55 मीटर लंबी सुरंग ढूंढ निकालने का दावा किया है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसको अपने ऑपरेशन के दौरान शिफा अस्पताल परिसर में 10 मीटर नीचे आतंकियों की एक महत्वपूर्ण 55 मीटर लंबी सुरंग मिली है। इस सुरंग के एंट्री गेट कई तरह से डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इसका दरवाजा ब्लास्ट प्रूफ है और एक फायरिंग होल भी है जिसमें से हमास के लड़ाके इजरायली बलों को इसमें प्रवेश करने से रोक सके। आईडीएफ ने लिखा है कि हम कई हफ्तों से दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास गाजा के निवासियों और अल-शिफा अस्पताल के मरीजों को इस जंग में मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले अस्पताल के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। अब ये सुरंग मिली है। हमास ने यहाँ अपना ठिकाना बना रखा था। ये बताने के लिए हमारे पास और भी कई सबूत है। इजराइल की सेना लगातार ये कह रही है कि अल-शिफा अस्पताल हमास के आतंकियों का ठिकाना है। इजरायली सेना का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल में बने हमास के हेडक्वार्टर से ही 7 अक्टूबर के हमले की साजिश रची गई थी। ऐसे में अस्पताल परिसर को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इजरायली सेना ने यहां तलाशी अभियान चला रखा है। इजरायली सेना अस्पताल परिसर में गोला बारूद, हथियार और सुरंग होने की बात कर रही है। इजरायल की ओर से अल-शिफा अस्पताल के बारे में किए जा रहे दावों को हमास गलत करार दे रहा है। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पताल को निशाना बनाकर इजरायल युद्ध अपराध कर रहा है। इजरायली सेना की ओर से जारी वीडियो को भी हमास ने फर्जी करार दिया है। हमास का कहना है कि इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ अल-शिफा अस्पताल के परिसर को कब्जे में लेकर गाजा के लोगों के बची हुई उम्मीद को खत्म कर रही है, क्योंकि इस अस्पताल में इन मुश्किल हालात में भी 2000 से ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है। चीन ने इजरायल और हमास की लड़ाई में अब चाल चलना शुरू कर दी है। चीन की यात्रा पर पहुंचे मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ मुलाकात में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उनका देश गाजा के लोगों के साथ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इजरायल पर निशाना साधा है। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच मुस्लिम और अरब देशों के नेता चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 20 अरब देशों के नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की है। इन सभी नेताओं ने गाजा में तत्काल सीज फायर लागू करने की मांग की है। यही नहीं, चीन से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सोमवार को खुलकर इजरायल के खिलाफ बयान दिया है। सऊदी मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। वहीं चीन ने मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने के लिए नई चाल चल दी है। सऊदी विदेश मंत्री और अन्य नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के यहाँ का दौरा शुरू किया है ताकि इजरायल पर सीजफायर के लिए दबाव डाला जा सके। साथ ही गाजा के अंदर मानवीय सहायता को पहुंचने दिया जाए। सऊदी मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा, हम यहाँ पर एक स्पष्ट संदेश देने के लिए आए हैं। यह संदेश है कि हमें तत्काल लड़ाई और हत्याओं को रोकना होगा। हमें आवश्यक रूप से गाजा के अंदर मानवीय मदद को पहुंचाना होगा। प्रिंस फैसल ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन और अन्य देश युद्ध को खत्म करने के लिए हालात की गंभीरता को समझे। उन्होंने कहा कि गाजा में खतरनाक लड़ाई को रोकने के लिए गंभीर अंतर्राष्ट्रीय एक्शन की जरूरत है। इसी लड़ाई में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब की इस मांग पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए काम करने का इच्छुक है। वांग यी ने कहा कि हमें गाजा में हालात को तेजी से सामान्य करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा ताकि शांति के इलाके में बहाली की जा सके। चीनी विदेश मंत्री मुस्लिम देशों का सगा बनने की कोशिश के तहत कहा कि उनका देश अरब और मुस्लिम देशों का अच्छा मित्र और भाई की तरह से हमेशा रहा है।
यही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने हमेशा से ही फिलिस्तीनी लोगों की न्यायोचित मांग का समर्थन किया है ताकि उनके वैधानिक राष्ट्रीय अधिकार और हित बहाल किए जा सके। उन्होंने वैश्विक समुदाय से मांग की कि गाजा में मानवीय त्रासदी को रोका जाए। गाजा के हालात पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। चीन का यह बयान ऐसे समय आ रहा है जब अमेरिका के साथ मुस्लिम देशों का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। चीन के ब्रिक्स के जरिए खाड़ी के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन ने ही ईरान और सऊदी अरब जैसे दो ध्रुव विरोधी देशों के बीच डील कराई थी। अब ड्रैगन गाजा युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि चीन के प्रभाव को खाड़ी देशों में और मजबूत किया जा सके। खाड़ी देश ऊर्जा स्रोत से भरे हुए हैं और परंपरागत रूप से अमेरिका के प्रभाव में रहे हैं। चीन इसी को खत्म करने की कोशिश में जुट गया है। टाइगर 3 को रिलीज हुए 8 दिन बीत चुके हैं। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 229 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली है, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म जिस बम्पर कमाई की उम्मीद की जा रही थी वो पूरी ना हो सकी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? गौर करें तो यह फिल्म 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के फेर में फंसी हुई दिख रही है। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 को रिलीज हुए 8 दिन बीत गए हैं। रविवार 12 नवंबर को दिवाली के दिन यह फिल्म रिलीज हुई थी। अपने पहले हफ्ते में मनीष शर्मा के डायरेक्शन से बनी इस फिल्म में 229 करोड़ रुपए की कमाई जरूर कर ली थी, लेकिन मेकर्स को लेकर फैंस और यहां तक कि थिएटर मालिक भी निराश है। टाइगर 3 से बॉक्स ऑफिस पर जिस कमाई की सुनामी की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी है। हाँ, यह जरूर है कि कई हफ्तों से सूनी पड़ी टिकट खिड़कियों पर YRF के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म ने जान जरूर फूकी है। यह सलमान खान की सबसे तेजी से 200 करोड़ क्लब यानी 6 दिन में शामिल होने वाली फिल्म भी बन गई है, लेकिन शाहरुख खान की पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से यह काफी पीछे है। आलम यह है कि टाइगर 3 की कमाई बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिचकोले ले रही है, जबकि रिलीज से पहले फिल्म को लेकर शोर ऐसा था कि यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। रविवार को एक बार फिर टाइगर 3 की कमाई में भारी गिरावट आई है, जबकि एक दिन पहले शनिवार को फिल्म की कमाई में 39.62% की बढ़ोतरी हुई थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के 8वें दिन रविवार को सलमान खान की इस फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि एक दिन पहले इस फिल्म ने शनिवार को 18.50 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी टाइगर 3 ने भारत में 8 दिनों में 229.65 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 363 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसमें कोई दोहराहे नहीं है कि यह फिल्म आसानी से सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने से क्यों चूक गई है। यह सच है कि टाइगर 3 को फैंस और समीक्षकों से मिक्स रिव्यूज मिले हैं, लेकिन सलमान खान की फिल्म के लिए यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे हालात में भी उनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड कमाई की है, लेकिन टाइगर 3 का लगातार हिचकोले लेना पूरी तरह से YRF की फेल स्ट्रेटजी का नतीजा है। जबकि सबसे बड़ा सच ये है कि ये फिल्म जितनी भी कमाई कर रही है वह सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के सुपर स्टारडम और फैंस की दीवानगी के कारण है। टाइगर 3 की कमाई में 3 सबसे बड़ी अड़चन बनी दीपावली, वर्ल्ड कप और छठ। ये 3 ऐसे पहलू है जिनके बारे में YRF ने बेवकूफ़ी की। बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 का हाल 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला हो गया है। टाइगर 3 को दिवाली के दिन रिलीज किया गया, यह सबसे बड़ी गलती रही। ऐसा इसलिए कि हर किसी को अंदाजा है कि होली के बाद यह देश का ऐसा त्योहार है जिसमें सब घर में कामकाज में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में रविवार को इस फिल्म को रिलीज करने का कोई तुक नहीं बनता। बावजूद इसके सलमान के सुपरस्टारडम के कारण इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 44.50 करोड़ रुपए कमाए। यह दिवाली के दिन सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड है। इसके अगले ही दिन फिल्म ने 59.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ऐसे में कल्पना की जा रही थी यदि टाइगर 3 को दिवाली से पहले शुक्रवार को रिलीज किया जाता है तो इसे ओपनिंग डे पर ही 80 करोड़ से अधिक की कमाई का मौका मिलता। YRF की दूसरी सबसे बड़ी गलती यह कि फिल्म को वर्ल्ड कप के बीच में रिलीज किया गया। मेकर्स के मुताबिक यह स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि यही से वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान की कहानी का बीज बोया गया है। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म को क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच में रिलीज करना समझ से परे है।
जबकि यह बात हर किसी को पता है कि हमारे देश में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है। इसका असर भी साफ दिखा। नीदरलैंड के साथ दिवाली के दिन लीग मैच, न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल और अब 19 को ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल मैच ने शाम और रात के शोज में टाइगर 3 की कमर तोड़ दी है। मेकर्स की तीसरी सबसे बड़ी गलती इस बात को भी दरकिनारा करना था कि दिवाली के 6 दिन बाद उत्तर भारत में छठ पूजा महापर्व है, जबकि यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसे मास सर्किट पर इसका असर होना ही था। यही कारण है कि रविवार को छठ के संध्याकालीन अर्ध और वर्ल्ड कप फाइनल के कारण फिल्म की कमाई में तगड़ी गिरावट आई। अब सोमवार को भी फिल्म की कमाई गिरेगी, क्योंकि सुबह के अर्ध और छठ पूजा के समापन के कारण लोग अपनी थकान मिटाएंगे, ना कि सिनेमाघर में फिल्म देखने पहुंचेंगे। कुल मिलाकर दिवाली, वर्ल्ड कप और छठ को 3 तिगाड़ा है जिन्होंने टाइगर 3 का खेल बिगाड़ा है। टाइगर 3 सलमान खान के करियर की लगातार 17वीं फिल्म है जो 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। यह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। यहाँ समझने वाले बात यह भी है कि 2010 से अब तक 13 साल में उनकी सबसे कमजोर फिल्म जय हो, ट्यूबलाइट, भारत और रेस 3 की कमाई की रफ्तार में कई मायने में टाइगर 3 से बेहतर थी। फिर 2012 में जिस एक था टाइगर और 2017 में टाइगर जिंदा है की कामयाबी ने YRF को स्पाई यूनिवर्स बनाने का आइडिया दिया। आखिर उससे फिल्म को लेकर उनकी स्ट्रेटजी इतनी कमजोर और बेवकूफाना क्यों हो गई? उत्तराखंड के सिलक्यारी में फंसे 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स की मदद ली जा रही है। अर्नोल्ड डिक्स एक वैज्ञानिक है। उन्हें अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट रिस्क के शानदार और स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। बीते 9 दिनों से उत्तराखंड के सिलक्यारी में 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं। प्रशासन की लगातार कोशिश के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स की मदद ली जा रही है। डिक्स ने भी भारत आते ही ऐलान कर दिया है कि वह 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालकर उन्हें घर वापस लाने जा रहे हैं। भारत आने के साथ ही अर्नोल्ड डिक्स ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। डिक्स ने कहा है कि सुरंग हिमालय के क्षेत्र में है, इसलिए यह काफी मुश्किल मिशन है। इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। पहाड़ की चोटी से सुरंग में 100 फीट तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हाथों से सुरंग खोदने की परंपरागत तरीके का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अक्सर पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाने में काम आता है। अर्नोल्ड डिक्स के तजुर्बे और आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि जल्द ही 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। हालांकि उससे पहले हम आपको बता दें कि अर्नोल्ड डिक्स कौन है और इस मुश्किल परिस्थिति में उन पर भरोसा क्यों जताया गया है। काउंसलिंग व्हाइट एंड केस और इंटरनेशनल ट्यूनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स एक बैरिस्टर और वैज्ञानिक है। इन्हें अंडरग्राउंड में विशेषज्ञता हासिल है। वह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अर्नोल्ड डिक्स दुनिया भर में कई परियोजनाओं के लिए विवाद निवारण बोर्ड और टेंडर इवैल्यूएशन पैनल पर नियुक्तियां करते हैं। कानून और इंजीनियरिंग दोनों में ही विशेषज्ञता होने के कारण उन्होंने कई विवादित और कठिन मसलों में भी अपनी सूझबूझ से समझौता कराया है। उन्हें अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट रिस्क के शानदार और स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। अर्नोल्ड डिक्स को साल 2008 के ब्रिटिश टर्लिंग सोसाइटी ने समकालीन विश्व टर्लिंग मुद्दों पर प्रतिष्ठित द्विवार्षिक होल्डिंग लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा मार्च 2011 में अर्नोल्ड को टर्लिंग यानी सुरंग अग्नि सुरक्षा में शानदार कौशल और दुनिया में अग्नि सुरक्षा में उनके योगदान के लिए एलन नैलेड ऑस्ट्रेलियन टर्लिंग सोसाइटी के द्विवार्षिक पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। यह ऑस्ट्रेलिया में सुरंग बनाने वाले पेशावरों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। अर्नोल्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका में अग्नि संबंधित मामलों के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। वह फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन और कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सलाह प्रदान करते हैं। जून 2022 में अर्नोल्ड को NFPA के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।